हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडल कमीशन की। अर्थात जो मंडल कमीशन है, यह किस लिए नियुक्त किया गया, यहाँ पर किस सरकार ने इस कमीशन की नियुक्त की, इस कमीशन की नियुक्त करने का कारण क्या था, उसको समझेंगे और इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उसको कैसे लागू किया गया, लागू करने के बाद क्या परिणाम हुए, फिर वह सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में जब जाता है, तो किन-किन इसके रिकमेंडेशन को जो सुप्रीम कोर्ट है वह असंवैधानिक घोषित करता है और यहाँ पर उसका परिणाम क्या होता है, बाद में आगे जाकर के कई संविधान संशोधन करने पड़े। तो इन सब जो एक क्रोनोलॉजी है, उन सभी को हम समझेंगे और इसके प्रभाव क्या हुए और किस व्यक्ति को, किस वर्ग को इसका फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, इन सारी बातों को हम समझेंगे। को लागू करने का जो श्रेय था, वह था बीपी सिंह सरकार को, जो कि तत्काल में 1990 में वह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपनी पूरी राजनीति समाप्त कर दी, अपना प्रधानमंत्री का पद गंवा दिया, ताकि पिछड़े वर्ग को वह जो है न्याय दिला सके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके। हालांकि पिछड़ा वर्ग आज मंडल बीपी मंडल को याद करता है, लेकिन उनको जो है पूरी तरीके से भूल चुका है। तो इस बातों को हम यहाँ पर समझेंगे और यस कमीशन की क्या-क्या रिकमेंडेशन थी और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इन सारी बातों को इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप इस सारे टॉपिक को, सारे मुद्दों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से यह आपको एक बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो साबित होगा। तो देखते हैं कि मंडल आयोग क्या था, इसकी नियुक्ति किस लिए हुई। नियुक्ति जो है 1979 में हुई और यह 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है। इसकी नियुक्ति किसने किया था? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय, जनता पार्टी के। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको शार्ट में बीपी मंडल कहा जाता है, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का, इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसी वजह से इसको मंडल कमीशन कहा जाता है, मंडल आयोग कहा जाता है। अब इसकी नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो मंडल कमीशन की नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की जा सके और जिससे सरकार उनकी उन्नति के लिए प्रावधान कर सके। क्यों? क्योंकि आप अनुच्छेद 15 को और अनुच्छेद 16 को जब पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत खंड 4 जब देखेंगे, वहां पर यह प्रावधान मिलता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। उसी प्रकार से आप अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखेंगे खंड 4 में, तो यहाँ पर भी आप जो है यह पाएंगे कि राज्य जो है वह पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो वहां पर वह आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। तो ये 14 और 15 और 16 के अंतर्गत जब आप देखते हैं, पिछड़ा वर्ग शब्द मिलता है। तो पिछड़ा वर्ग हम कहेंगे किसको? सरकार के समक्ष यह एक चुनौती थी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति है, जो कौन सा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है, तो उसके बारे में हम आरक्षण जैसी व्यवस्था या उसकी उन्नति के लिए हम विशेष प्रावधान कैसे कर सकते हैं। तो यही पता लगाने के लिए कि कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग है, इस बात को पता लगाया जाए ताकि हम सही लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा सकें, आरक्षण जैसे जो विशेष प्रावधान है उसकी उन्नति के लिए उसको दे सकें। उसी के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति किया और इस कमीशन के द्वारा फिर यहाँ पर अपना इन्वेस्टिगेशन किया गया, अपने तरीके से जांच की गई और इस कमीशन ने फिर पाया कि देश की अलग अलग जाति और धर्म की जो जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का लगभग 52% भाग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है। यह पाते हैं बीबी मंडल और इस 52% भाग को जब यह पाते हैं कि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और इसकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध किए जाने की आवश्यकता है, तो आगे वह 1980 में अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से कहते हैं कि इस वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया जाना आवश्यक है, तभी यह जो है मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे और इनकी उन्नति हो सकेगी। अब जब 1980 में इन्होंने देखिए अपनी रिपोर्ट दे दिया, अब इस रिपोर्ट को के अंतर्गत बातें कौन-कौन सी थी? हालांकि यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने पूरे देश में इस चीज का अनुसंधान किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद इन्होंने यह पाया कि यहाँ पर जो 52% जनसंख्या है, वह पिछड़ी हुई है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि सार्वजनिक और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर प्रमोशन में भी 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। एक तो नौकरी में रिजर्वेशन और दूसरी बात यह है कि वो उनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब प्रमोशन में आरक्षण क्या होता है उसको हम आगे और समझेंगे। आगे यह कहा गया कि यदि आरक्षित कोटा खाली रह जाए
तो उसे 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है, जिसको बाद में देवदासन के केस में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो आरक्षित कोटा अगर खाली रह जाए या अग्रनयन का सिद्धांत होता क्या है, इसको समझने के लिए आप ये देखें कि अगर एक साल एक कोई वैकेंसी आई, इसमें मान लीजिए कुल 100 सीटें थी, ओबीसी के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए इसमें कुल मान लीजिए 27 सीटें हैं। उस भर्ती प्रक्रिया चली, 27 में से मान लीजिए 10 सीटें खाली रह गई। तो 10 सीटें जब खाली रह गई, तो ये अगले साल जब फिर से वैकेंसी आएगी 100 सीट और उसमें जो है 27 सीटें ओबीसी की रहेंगी, तो इसमें जो यह 10 सीट है इसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें कुल 37 सीटें जो है उस वर्ग की, पिछड़े वर्ग की हो जाएंगी। यही क्या है, अग्रनयन का सिद्धांत है। यही बताया गया कि अगर आरक्षित कोटा खाली रह जाता है तो उसे अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह 10 सीटें जो है इस साल बढ़ाई गई। यहाँ पर अगर यहाँ पर भी फिर से नहीं भरी गई तो उसको फिर से बढ़ाया जाएगा, फिर से बढ़ाया जाएगा। इस बार इस तरीके से अधिकतम 3 बार उसको किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है देवदासन के केस में आप देख रहेंगे कि इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, फिर से इसको इंदिरा साहनी के केस में संवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन वहां पर भी इसको 50% की सीमा निर्धारित की गई। बाद में एक संविधान संशोधन आता है और इस 50% की सीमा को भी समाप्त कर देता है, जो कि अनुच्छेद 16(4) बी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक क्रम है, उसको अभी आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। आगे इसमें इस मंडल कमीशन ने आगे क्या कहा उसको देखेंगे। इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को एससी एसटी के समान ही नौकरियों में उम्र में छूट दी जानी चाहिए। जैसा कि आज आप देखेंगे कि अगर सामान्य या अनरिजर्व कैटेगरी को 35 साल की छूट उम्र निर्धारित की गई है, तो ओबीसी को यहाँ पर 3 साल अर्थात लगभग 38 साल मिलती है। फिर एससी कैटेगरी को देखेंगे तो वहां पर 40 साल। इस प्रकार से उम्र में छूट दी जाती है। एक तरीके से उनको अवसर अधिक प्रदान किए जाते हैं ताकि वह मुख्य धारा में जुड़ सकें। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वहां से निकल करके वह एक समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। आगे इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, सरकारी अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के उपक्रम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं, चाहे वह टीचरों की हो, बाबुओं की हो या किसी भी स्तर की जो नौकरी हो, उसमें इनको रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर यह मुख्य मुख्य बातें हमने बताई कि इस बिंदुओं पर इस कमेटी ने, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब ये जब 1980 में यह रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो पाती है कि इस रिपोर्ट को हम कैसे लागू करें, क्योंकि अगर इसको लागू करते तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा बवाल होना एकदम श्योर था और हुआ भी वही। बाद में 1990 में अर्थात रिपोर्ट के लागू होने के 10 साल बाद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जो है इसे, इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया। उसके कारण पूरे देश में भयानक दंगे हुए, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, सरकार उसी साल बदल गई। बाद में फिर नरसिंह राव की सरकार बनती है। नरसिंह राव की सरकार जब बन गई उसके बाद आप देखेंगे, चाहते तो इसको वापस कर सकते थे, लेकिन यह अब ये लागू कर दिया गया। अब इन किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह उसको लागू कर बैक ले ले, वापस ले ले, क्योंकि अगर वह वापस ले लेते हैं तो इनकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग था। फिर वह इनसे नाराज होता, वोट नहीं करता, तो इनका जो है पार्टी खत्म हो जाती। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कैसे राजनीति के पेच में फंस कर रह गया ये। तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे में उनको ये लगा कि अगर इतना बड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उसको जो है और अधिक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, तो इस रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए ताकि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। उन्होंने 1990 में इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू कर दिया गया और हुआ वही जो होना था। उनको अपनी जो है कुर्सी गंवानी पड़ी, दोबारा वो कभी राजनीति में आ नहीं पाए। इसके बाद देखिए फिर 1991 में तुरंत जो है सरकार बदल जाती है और नए प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिंह राव। इन्होंने कहा कि जो पिछड़े वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन है वह सही है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन आगे इन्होंने 2 बातें और जोड़ दिया। 2 बातें यह जोड़ा कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार के अलावा आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। पहली बात जोड़ी कि चाहे वह पिछड़ा वर्ग ही क्यों ना हो, वहां पर उसको सामाजिक और शैक्षिक आधार पर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। केवल 2 ग्राउंड है, लेकिन हम उसको आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, उसको भी यहाँ पर 10% रिजर्वेशन अर्थात ईडब्ल्यूएस की कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए सबसे पहले किस सरकार में आया था, तो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नरसिंह राव सरकार में आया था 1991 में। हालांकि इसको बाद में जब यह 103वां संविधान संशोधन के तहत अब लागू किया गया है, लेकिन पहली बार यह कॉन्सेप्ट निकल करके उसी समय आया था मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट के बाद।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने जो है इस प्रकार से दो बातें और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो बातें इसको हम और जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से होती है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है मंडल आयोग के रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में, जैसा कि बीपी सिंह सरकार ने उसको लागू किया था, कार्यान्वित कर दिया था। अब यहाँ पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का केस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में 3 केस ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को जो है जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वो लॉ फील्ड का हो या अदर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो। एक तो इंदिरा साहनी केस है, मेनका गांधी केस है और तीसरा केशवानंद भारती का केस है। ये 3 ऐसे डिसीजन हैं जो कि लैंडमार्क डिसीजन है और इनका बहुत व्यापक असर रहा है पूरे संविधान पर। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस 1992 में जब आता है, इस मामले में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू की गई थी, उस कार्यान्वयन को, उस लागू किए जाने के प्रावधान को चुनौती दी गई। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा कि ओबीसी के लिए, अर्थात जो पिछड़े वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान है, यह पूरी तरीके से संवैधानिक है और वैध है। तो यहाँ पर मंडल कमीशन का जो पहला और मुख्य रिकमेंडेशन था कि वो पिछड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी जनसंख्या पिछड़े वर्ग में आती है और उनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, उसको इन्होंने मान लिया कि यह पूरी तरीके से वैध है। इसके अलावा आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट के रूप में उसको हम देखेंगे। यहां पर यह कहा गया कि अनुच्छेद 16 खंड 4 अनुच्छेद 16 खंड 1 का अपवाद नहीं है, बल्कि उसी का एक उदाहरण है। अब अनुच्छेद 16 खंड 1 क्या कहता है, इसको समझें। इसमें यह कहा गया अनुच्छेद 16 खंड 1 के अंतर्गत कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात किसी भी राज्य के अधीन कोई नौकरी निकल रही है, पद निकल रहा है, नियुक्ति के लिए कोई ज्ञापन निकल रहा है, तो यहाँ पर सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 14 का लक्षण निकल करके आता है। सभी नागरिकों को समानता होगी, लेकिन सभी नागरिक तो समान नहीं है। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ इतने निर्धन हैं कि उनके पास खाने के लिए ही संसाधन नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा, समता होगी। तो इस अमीर आदमी को भी, इस मिडिल क्लास को भी और इस अत्यंत निर्धन व्यक्ति जिसमें एससी एसटी आ सकता है, इन सभी व्यक्तियों को अवसर की समता होगी। तो अनुच्छेद यहाँ पर यह कहा गया इंदिरा साहनी केस में कि अनुच्छेद 16 खंड 1 या 16 खंड 4 का अपवाद नहीं। अब 16 खंड 4 क्या कह रहा है कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में उनकी सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो वहां पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अर्थात खंड 4 यह कहता है कि हम ऐसे लोगों को आरक्षण देंगे जो राज्य की सेवाओं में अपनी जनसंख्या के अनुसार उनका जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि यह कह रहा है कि सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी और यह कह रहा है कि हम एक वर्ग को आरक्षण देंगे। तो एक तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखें, दूसरा नजरिया अगर आप इसमें अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि यह विपरीत नहीं है, बल्कि ये जो बातें खंड 1 के अंतर्गत कही गई हैं, इसी का अगला अनुक्रम यह खंड 4 है। कैसे, ध्यान से देखिए। पहला खंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर समाज में 3 वर्ग है। एक तो संपन्न वर्ग है, दूसरा मिडिल क्लास है और तीसरा जो है अत्यंत गरीब है। खंड 1 यह कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता होगी, तो इनको भी सबको अवसर मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 जब हम पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता, तो वहां पर समान लोगों के बीच में समान व्यवहार करना ही समता है। असमान लोगों के बीच में समान व्यवहार करना समता बिल्कुल नहीं है। और यह लोग क्या है, असमान है। इनके ऊपर मान लीजिए इनकी आय 1000 रुपए पर महीने है, इनकी 10,000 है, इनकी 1 लाख रुपए पर महीने है और सरकार कहे कि हम प्रत्येक व्यक्ति से 5,000 रुपए हर महीना टैक्स लेंगे, तो क्या यह समता हुई? यह समता कतई नहीं हुई, क्योंकि यह जो 1 लाख रुपए वाला कैटेगरी है, इसके ऊपर टैक्स का अलग स्लैब होना चाहिए। जो 10,000 रुपए वाला है, इसके ऊपर अलग होना चाहिए और जो 1,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला है, इसके ऊपर टैक्स को अलग तरीके से लिया जाना चाहिए, तब जाकर के समता होगी। क्योंकि तब जो है समान व्यक्तियों के, समान कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके बीच में समान व्यवहार किया जाएगा।
तो यहाँ पर यह चूंकि असमान है, लेकिन फिर भी इनको नौकरी में जाने का समान अवसर प्राप्त है, और यही समान अवसर जो है अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत दिया जाता है कि सरकार कहती है कि मान लीजिए यह SC/ST का वर्ग सदस्य है, इसका प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी निर्धनता में जी रहा है कि इसके पास खाने के ही संसाधन नहीं है, तो हम इसको नौकरी में ला करके मुख्य धारा में जोड़ेंगे, इसके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे और विशेष प्रावधान के रूप में हम यहाँ आरक्षण देते हैं। तो यह बात कही गई, जबकि इसके पहले बालाजी बनाम मैसूर राज्य के केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 16 खंड 4 अनुच्छेद 16 खंड 1 का अपवाद है। पहली बात यह हो गया। दूसरी बात इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य भी शामिल हैं। तो इसके बाद तीसरा खंड आता है। तीसरे खंड के अंतर्गत यह कहा गया कि जाति एक सामाजिक वर्ग है, और अगर वह सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो पूरी जाति को भी पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी केस में कहा गया कि जाति को पिछड़ा मान करके और जाति के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। यह जो है आगे कहा गया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में भी जातियां होती हैं और उनको भी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसीलिए आप बहुत जगहों पर देखेंगे जो मुस्लिम वर्ग है उसमें अलग अलग जातियां हैं, तो कुछ जातियों को ओबीसी में रखा गया है और कुछ जातियों को अनरिजर्व में रखा गया है, कुछ जातियों को ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। तो इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने देखा, मंडल कमीशन ने, कि इसमें भी जातियां हैं और जैसी उनकी स्थिति है उसी हिसाब से जातियों को पिछड़ा माना जा सकता है। आगे यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग में जो संपन्न वर्ग है, जिसको क्रीमी लेयर कहा गया है, अब क्रीमी लेयर की विस्तृत व्याख्या हम दूसरे वीडियो में करेंगे, उसमें समझेंगे क्रीमी लेयर कहते किसको हैं और क्या यह SC/ST में लागू होता है या नहीं लागू होता है, और क्रीमी लेयर का जो निर्धारण करेंगे, तो क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए एक अलग कमेटी की स्थापना की गई थी और उस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन किया कि किनको हम क्रीमी लेयर के अंतर्गत शामिल मानेंगे। तो हालांकि इस केस में हम देखेंगे तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़े वर्ग में जो संपन्न लोग हैं उनको निकाल करके ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो संपन्न वर्ग है अगर उसको भी हमने आरक्षण दे दिया तो सही जो व्यक्ति है जो बिल्कुल निर्धन है, जहां उसको आरक्षण की जरूरत थी, उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो संपन्न वर्ग है उसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद ही हम आरक्षण लागू करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, एक तो समाज है इतना बड़ा, इसमें से वर्गीकरण किया गया इतना, और इसमें से निकाला गया ओबीसी को, और ओबीसी में फिर यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है, यहाँ पर निकाला जा रहा है क्रीमी लेयर को और यहाँ पर निकाला जा रहा है जो ओबीसी हैं उनको। तो इस प्रकार से यह क्या है, उपवर्गीकरण है। आगे यहाँ पर कहा गया कि अग्रनयन का जो नियम है 50% सीमा में वैध है होगा, और इस निर्णय से पहले देवदासन का निर्णय आता है। इस मामले में कहा गया कि अग्रनयन का नियम यह पूरी तरीके से असंवैधानिक हो। अब अग्रनयन का नियम क्या है, तो वही जैसा कि ऊपर हमने इसके जो है व्याख्या देखा कि इस नियम के अनुसार यदि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पदों के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हैं, तो इस खाली पद को पिछड़े वर्ग के लिए निश्चित अगले वर्ष के कोटे में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है यही अग्रनयन का नियम है। तो इन्होंने यह कहा कि यह 50% की सीमा तक ही वैध होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए किसी वर्ग 100 सीटें निकली कुल, जिसमें 27 सीटें जो है ओबीसी के लिए थी। 27 में से मान लेते हैं कि 15 सीट भरी जा चुकी हैं, 12 सीट खाली रह गई। अब यह 12 सीट खाली रह गई है, इसको अगले साल फिर 100 सीट जब आएगी तो उसमें इसको जोड़ दिया जाएगा। कहाँ जोड़ा जाएगा, इस 100 में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इस 100 में फिर 27 सीटें रहेंगी ओबीसी की, तो इस 27 में ले जाकर के 12 को और जोड़ दिया जाएगा। तो यह 12 और 27 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 39 सीटें। फिर मान लीजिए इस साल भी 39 सीटें पूरी नहीं भरी जा सकी, तो पूरी नहीं भरी जा सकी, इसमें भी मान लेते हैं 10 सीटें या 20 सीटें इसमें खाली रह गई। अगले साल फिर वैकेंसी आती है 100 सीटों की, 100 सीटों की फिर वैकेंसी आती है, इसमें भी जो है 20 सीटें आपकी खाली रह गई, नहीं 20 नहीं, फिर इसमें 27 सीटें हैं, 27 सीटें हैं, फिर 20 को इसमें जोड़ दिया गया, अब हो गई 47 सीटें टोटल। तो यहाँ तक अब यह ठीक है, क्योंकि अब ये 50% की जो सीमा है उसके अंदर है, क्योंकि कुल पद हमारा कितना निकला, 100 पद निकला, और 100 पद निकला है तो यहाँ पर 47 सीटें जो है ओबीसी के लिए हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन जैसे ही कुल पद का आधा या उससे अधिक पद इस अग्रनयन के नियम के तहत एक ओबीसी को ही केवल जो है
चला जाता है तो वहां पर अग्रनयन का नियम जो है क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। अब इस जो है प्रावधान को समाप्त करने के लिए फिर 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया जाता है और इसके द्वारा अनुच्छेद जो है 16 खंड 4 के अंतर्गत एक उपखंड जोड़ा जाता है 16(4)(b). 16(4)(b) को यहाँ पर जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसमें यह कहा गया कि यह जो अग्रनयन का नियम है इसमें 50% की जो सीमा है वह लागू नहीं होगी, अर्थात यह 50% के अधिक भी हो सकता है। तो यह जो है नियम आया 81वां किसके बाद, तो यही इंदिरा साहनी के केस की जो निर्णय है उसी को प्रभाव को समाप्त करने के लिए। आगे इसमें यह कहा गया कि रिजर्वेशन में जो है प्रमोशन में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। अब आरक्षण की इन्होंने कहा कि जैसे मान लेते हैं 100 पद कुल निकला है तो 100 पद में तो अधिकतम जो है 50 सीटें ही ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जो किसी भी अन्य वर्ग को मिला करके इतनी ही होगी 50% और 50% सीटें जो है क्या होंगी, अनारक्षित होंगी। अब इसके प्रभाव को दूर करने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड लोग हैं अर्थात ईडब्ल्यूएस है उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया और 10% रिजर्वेशन देकर इस 50% के नियम को समाप्त किया गया। अब क्या है कि यह 50% नियम जो है रिजर्वेशन पहले ओबीसी, एससी, एसटी को मिला करके होता था, अब 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया तो अब जो है कुल 60% जो सीटें हैं रिजर्व होती हैं और 40% सीटें क्या होती हैं, अनरिजर्व होती हैं। आगे यह कहा गया कि आरक्षण कार्यपालिका आदेश द्वारा भी लागू किया जा सकता है। आरक्षण का कोई प्रावधान है तो सरकार चाहे तो अपने आदेश के द्वारा उसको लागू कर देगी, विधानमंडल के द्वारा उसको फिर से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह बात भी इसी में कही गई। इसके बाद में आता है प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, यह बात कही गई कि पदोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि फिर इस प्रावधान को भी समाप्त किया गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। 77वां संविधान संशोधन किया गया 1995 में 1995 में किया गया और इसके द्वारा फिर अनुच्छेद जो है 16 में खंड 4(a) को जोड़ा गया। इसको जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसे ही कैचअप नियम कहा जाता है। तो ध्यान रहे कैचअप रूल पूछा जाए किस अनुच्छेद में या किस खंड के अंतर्गत समाहित है तो अनुच्छेद 16 खंड 4(a) के अंतर्गत कैचअप का रूल समाहित है प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में। प्रमोशन में रिजर्वेशन देना यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब प्रमोशन में रिजर्वेशन कब दिया जाएगा इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझें। मान लीजिए राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पद पर यहाँ पर सारे एसडीएम हैं और यहाँ पर जो है डीएम का पद है। राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि हमारे प्रदेश में जितने भी डीएम हैं उसमें कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी का वर्ग का सदस्य नहीं है, खास करके एससी, एसटी का। तो अगर कोई भी व्यक्ति एससी, एसटी का कोई सदस्य डीएम नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह जो एसडीएम है जो एक साथ भर्ती हुए थे 10 एसडीएम एक साथ इनकी नियुक्ति हुई थी पीसीएस के द्वारा। अब इसमें से जो एससी, एसटी का सदस्य है इसको सबसे पहले उठा करके डीएम बना दिया जाएगा। हालांकि यह भर्ती सब लोग एक साथ हुए थे लेकिन इसमें वरीयता दी जाएगी प्रमोशन में और एक व्यक्ति का प्रमोशन सबसे पहले कर दिया जाएगा, उसको डीएम बना दिया जाएगा, इसलिए ताकि इसका जो प्रतिनिधित्व है इसके वर्ग का, इसके जिस वर्ग से आता है इसका प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर नहीं है तो वो भी मेंटेन हो सके, इसे ही प्रमोशन में रिजर्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा यह कहा गया था आपके इंदिरा साहनी के केस में, लेकिन फिर उसके प्रभाव को समाप्त किया गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ करके। अब देखेंगे आगे। आगे जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने के लिए एक स्थायी निकाय की नियुक्ति की जाए। आगे कहा गया कि आर्थिक आधार पर उच्च जाति के नागरिकों को आर्थिक जो है आरक्षण आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। हालांकि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी उलट दिया गया और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। आगे जो है यहाँ पर एक बात और कही गई कि मंडल आयोग से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो इसको केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है, उसके अलावा और कहीं किसी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यह हो गई आपकी मुख्य मुख्य बातें जो कि मंडल कमीशन के संदर्भ में है। मंडल कमीशन के बाद जो कंडीशन पैदा हुई आपने देखा, जो इंदिरा साहनी का केस आया, इंदिरा साहनी के केस के बाद आपने देखा 77वां संविधान संशोधन, फिर आपने देखा 85वां संविधान संशोधन, तो इस 81वां संविधान संशोधन, तो इस प्रकार से
यह एक क्रम रहा और उस क्रम में कौन-कौन सी बातें भी समय-समय पर आती रहीं और आपने देखा कि मंडल कमीशन की कौन-सी रिपोर्ट को यहाँ पर स्वीकार किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और किसको असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसको असंवैधानिक घोषित किया गया, बाद में संसद ने कानून बना कर के फिर से उसको लागू किया। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस पूरे प्रावधान को आपने समझा है और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम किसी अन्य मुद्दे को लेकर के आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए और पीसीएसजे की तैयारी के लिए खास करके प्री परीक्षा के लिए अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।